चैप्टर जो मिड टर्म्स में काफी बच्चों को आ रहा होगा, एंड दैट टू इन वन शॉट। तो वन शॉट में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और आपका इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास आ रहे हैं मॉडल्स। सबसे पहले एटम होता क्या है? एटम एक वो चीज है जिसको जोड़ जोड़ के हमारे पास एक एलिमेंट बनता है। तो डाल्टन ने कह दिया था कि जो हमारा एटम होता है वो बिल्कुल इनडिविजिबल होता है। क्या होता है? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब एटम सबसे छोटी चीज है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन हमें पता है कि जो एटम है उसके अंदर हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारे पास एटम के ऐसे ही इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ 3 मॉडल्स भी आए। अब इसको हम अच्छे से डिस्कस करें। हमारे पास आया जे थॉमसन ऑफ द मॉडल ऑफ द एटम। जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम है ऑन द होल न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। उसने कहा एटम बिल्कुल एक वाटरमेलन की तरह, एक तरबूज की तरह दिखता है। मतलब जितना भी उसके अंदर रेड पार्ट होगा, जैसे जो ब्लैक ब्लैक आप इसको रेड मानो, जितना भी रेड पार्ट होगा वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, और उसके जितने भी ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स होंगे वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऑन द होल एटम हमारा क्या हो जाता है? बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब उसके ऊपर ऑन द होल कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसलिए उसने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही प्रोटॉन वाला पार्ट होगा, जिससे हमारे पास जो एटम है वो पूरी तरह न्यूट्रल हो जाएगा और उसके ऊपर ऑन द होल कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा उसने एग्जाम्पल दिया क्रिसमस पुडिंग का। क्रिसमस पुडिंग में उसने कहा कि जो पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन्स मान लेंगे, और जो पुडिंग वाला पार्ट है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो उस पॉजिटिवली चार्ज के अंदर नेगेटिवली चार्ज एम्बेडेड है और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एटम पूरी तरह न्यूट्रल है। लेकिन फिर हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने उनको क्वेश्चन किया, जिसकी वजह से जो थॉमसन थे उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। जो एटम की स्टेबिलिटी होती है उसको थॉमसन भैया ने एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से उनका मॉडल फेल हो गया। तो यही उनका एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक या लिमिटेशन या फेलियर। थॉमसन मॉडल का यही ड्रॉबैक, यही लिमिटेशन, यही फेलियर था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद हमारे पास आए रदरफोर्ड भैया। उनको देखकर उन्होंने क्या किया? अब हमारे पास आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया? उन्होंने गोल्ड फॉइल ले लिया। गोल्ड फॉइल क्यों लिया? ध्यान से सुनना, गोल्ड फॉइल क्यों लिया? गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि जो उसके एटम्स होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, दे आर वेरी हैवी। उनके ऊपर जब आप एक रेस को पास करोगे वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से एटम्स अपनी बॉडी अपनी उसी स्टेट में स्टिल रहेंगे। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की रेस को भेजा। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज। उनकी एक रेस को भेजा, देखो कितनी सारी है ना, तो रेस को भेजा। अब उन्होंने जब गोल्ड फॉइल में भेजा तो गोल्ड के अंदर किसके एटम होंगे? गोल्ड के एटम होंगे। हर एक चीज के अंदर किसके एटम होंगे? मैं कार्बन है, कार्बन एलिमेंट के अंदर किसके एटम होंगे? कार्बन के एटम होंगे। गोल्ड के अंदर किसके एटम होंगे? गोल्ड के एटम होंगे। तो जो गोल्ड के एटम्स थे इनके अंदर न्यूक्लियस भी था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल की रेस को भेजा। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की रेस को भेजा तो उन्होंने देखा कि कुछ रेस तो हमारे पास बिल्कुल सीधा पास हो गई। इससे ये पता चल रहा एटम जो था अंदर से अब थोड़ा सा खाली था। एटम के अंदर थोड़ी सी एम्प्टी स्पेसेस थी, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल पेनिट्रेट होके आगे निकल गई। दूसरी मैंने ऑब्जर्वेशन, बड़े ध्यान से सुनना, दूसरी ऑब्जर्वेशन में ये देखी कि जो हमारे पास अल्फा रेज आ रही है वो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है। देखो ये बन रहा है, एंगल बन रही है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रही है, आ रही है एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है। अब वो अगर एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब अल्फा भी पॉजिटिव। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन आर कंप्लीटली न्यूट्रल। तो न्यूक्लियस के ऊपर सिर्फ एक चार्ज रहा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन क्या थे? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज था लेकिन पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस ऑन द होल बन गया पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आया तो उसने रिपेल कर दिया, उसने
उसने क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। इनकी लैंग्वेज में बोलेंगे अल्फा रेस को डिफ्लेक्ट कर दिया। डिफ्लेक्ट क्या, कुछ बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुई, कुछ छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुई। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने देखी कि कुछ रेज आई और वो वापस इसी वे से चली गई, वो आगे गई ही नहीं, उसी से आई और इसी से वापस मुड़ गई। इससे क्या पता चला कि जो एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस बहुत हैवी मास है, बहुत डेंस है, जिसकी वजह से उसने अल्फा पार्टिकल्स को अपने अंदर में से पेनिट्रेट ही नहीं होने दिया। समझ आया? तो न्यूक्लियस की दो प्रॉपर्टीज यहाँ पता चली। एक तो जो पॉजिटिव चार्ज था उसने डिफ्लेक्शन शो कर दी, दो एंगल से, एक बड़ा एक छोटा, और एक उसने क्या किया, अपने में से अल्फा रेस को पास ही नहीं होने दिया, उसी एंगल से डिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया, सॉरी उसी एंगल से रिबाउंड कर दिया, वापस भेज दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि तीन ऑब्जर्वेशन उसने देखी कि जो एटम है वो पूरी तरह, कुछ एटम के अंदर जो स्पेस है वो एम्प्टी है, एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो अल्फा पार्टिकल्स की रेस को डिफ्लेक्ट कर रहा था। तीसरा जो एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है बहुत हैवी है, बहुत डेंस है, जिसने अल्फा पार्टिकल की रेस को अपने में से पास ही नहीं होने दिया। तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कहा, इसका मॉडल भी फेल हो गया, वैसे मतलब इसका मॉडल भी फेल हो गया। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एटम के चारों तरफ ना ऐसे मोशन में होते हैं, मतलब सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं, और उसने कहा कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड मतलब रेस में है पूरे। अब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी चीज एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, एक टाइम पे आके वो पूरी एनर्जी को लूज कर देती है और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगी, जिससे उसने क्या बोला, रदरफोर्ड के पास की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। तो अब इसको दोबारा से सुनो। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्सेलरेटेड मोशन में है। हमने कहा कि एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में है ना, ठीक है भैया एक्सेलरेटेड मोशन में है, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन में तो एक टाइम पे ऐसा होगा एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में गिर गया, ये हो गया बिल्कुल फेल, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। तो इनका मॉडल भी हो गया फेल। हाँ अब हम पढ़ेंगे नील बोहर मॉडल ऑफ द एटम। नील बोहर ने कहा कि जो एटम है ना उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, चलो मान लिया। अब उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं, सर्कुलर ऑर्बिट, जिनकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है और उन्हीं के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो काफी साइंटिस्ट को अच्छा भी लगा और उनका मॉडल फाइनली अप्रूव हो गया। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है जिन्हें हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, और हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी है जिसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। इन ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑर्बिट होता है हमारे पास k शेल, दूसरा होता है l शेल, फिर होता है m शेल और फिर होता है n शेल। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो शेल्स है ना बच्चे, ये जो शेल्स है इनके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर जो गोल गोल दिखाए हैं ना ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। k शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, l के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बाकी शेल्स को मैं भी डिस्कस करती हूँ। बस k शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है 2n²। n होता है हमारे पास नंबर ऑफ शेल, जैसे k हमारा पहला शेल है तो n की वैल्यू 1 पुट करनी है, 2 × 1 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 2। मतलब k के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, m के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 × 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम m के अंदर आ सकते हैं। अब एक चीज तुम याद रखना कि जब भी हमारा, जैसे मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये k शेल, l शेल, m शेल, जब m शेल आउटर मोस्ट होगा, मतलब ये आउटर मोस्ट है ना, इसके आगे कोई और है नहीं, तो इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। मैक्सिमम कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। अगर मेरे पास m के बाद एक n शेल भी आ गया तब इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर m शेल आउटर मोस्ट है, उसके आगे कोई और शेल नहीं है, तो उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। अगर m शेल के आगे n शेल भी आ गया, मतलब m शेल जब आउटर मोस्ट नहीं है तो उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज। तो अब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर सीरीज दिख रही होगी, इसको तुम्हें कैसे याद करना है।
हाइड्रोजन को लिखना है हाई, फिर हेलो, फिर लिसन, फिर बी, बी सी न्यूज ऑफ फ्रांस, न्यूजीलैंड, नागालैंड, मेघालय, ऑल सीनियर, सीनियर की स्पेलिंग कैसे याद रखते हैं, पब्लिक स्कूल क्लोज अराउंड। तो हाई से हमारा है हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, Be से बेरिलियम, यहाँ से बोरॉन, यहाँ से कार्बन, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से फ्लोरीन, यहाँ से नियॉन, यहाँ से सोडियम, यहाँ से मैग्नीशियम, यहाँ से एल्यूमिनियम, यहाँ से सिलिकॉन, यहाँ से फॉस्फोरस, यहाँ से सल्फर, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से आर्गन। तो ये 1 से लेके 18 तक सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। इसी निमोनिक से याद रखना, हाई हेलो लिसन, BBC, न्यूज ऑफ फ्रांस, न्यूजीलैंड, नागालैंड, मेघालय, ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज अराउंड। हो गए 18 के 18 एलिमेंट्स आपको याद। 2 एलिमेंट्स आपको एडिशनल याद रखने हैं, इसके बाद आएंगे पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये ऐसे याद रखने हैं 19 एंड 20। तो 1 से लेकर 20 तक सभी के एटॉमिक नंबर भी आपको याद हो जाएंगे और मासेस अब मैं आपको बताती हूँ किन किन के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो नंबर तो आपको पता लग गया ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर्स तो ऐसे याद हो जाएंगे, आप अपने हाथों पे भी कर सकते हो। मासेस आपको सिर्फ कुछ कुछ के याद रखने, आप इस टेबल में देख सकते हो जिनके मासेस आपको याद रखने हैं, तो वो मासेस आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हम एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं। जितना भी किसी चीज का एटॉमिक नंबर को हम Z से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से लिखते हैं, जितना किसी चीज का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे फॉर सपोज सोडियम, आपको सबके सिंबल्स भी याद होने चाहिए, सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंबल्स अगर नहीं याद होंगे कोई फायदा नहीं है। तो जिस अगर मेरे पास सोडियम है उसका मेरे पास Z एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें 11, प्रोटॉन भी उसमें 11। आई होप दिस इज क्लियर, सभी के लिए आप ऐसे कर सकते हो। अब हम आते हैं एटॉमिक मास। देखो जो एटॉमिक मास होता है ना वो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। जैसे फॉर सपोज आपको अगर आपको एक क्वेश्चन है कि एटॉमिक मास को हम A से भी लिखते हैं, तो हमारे पास है 23। बताओ उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स दे दिए 11, तो यहाँ पे मेरे पास 23 इज इक्वल्स टू 11 प्लस n, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 23 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n, आंसर आ गया 1 2। तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे इस एलिमेंट के अंदर, 12। ठीक है, फिर पूछ लेंगे ये एलिमेंट कौन सा है, वो आपको इससे पता लग जाएगा। जितने प्रोटॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर। एटॉमिक किसका आता है, सोडियम का। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, बट इसके लिए शर्त यही है आपको पूरी सीरीज याद हो। अब हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर हाई हेलो लिसन BBC मतलब 6। तो इसमें सबसे पहले मैं न्यूक्लियस बनाऊंगी, उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगी KLM और M। K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, M में मैक्सिमम 8 आएंगे, N यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, तो यहाँ पे 18 आ जाएंगे। पर अब मैं देखूंगी मुझे 6 बनाना है ना, तो यहाँ पे K में 2 आ जाएंगे, L में कितने आएंगे, L में कितने आएंगे, टोटल 6 बन जाएंगे, 4। L में मैक्सिमम कितने आएंगे, 4 आएंगे, तभी मेरे पास ये टोटल क्या बन जाएगा, 6। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, इसमें क्या होता है, हमारे को पता लग जाता है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे कि इसमें हमारी कन्फिग्यूरेशन आ जाएगी। तो मतलब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके अंदर हमारे पास Z भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 6 ही हो गए ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये बना दिया है ना। अब आपने इसके वैलेंस
आपके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, इसमें आउटर मोस्ट कौन सा है, एल, एल में मैक्सिमम लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अब हम बताएंगे वैलेंसी, वैलेंसी जैसे मेरे पास एग्जांपल में सोडियम का ही दिया, तो इसमें दोबारा से Km डालूंगी, इसका Z होता है 11, तो यहाँ पे 2, L में मैक्सिमम 8, कितने और चाहिए 11 बनाने के लिए, एक और चाहिए, तो मेरे पास M में आगे 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, बड़े ध्यान से सुनना, अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 4 से कम है या 4 के बराबर है, तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी जितने उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं। समझ आया? जैसे जिसके हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है या 4 के बराबर है, उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी जितने उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई 1, कितनी हो गई 1। अब हमारे पास अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे कि ऑक्सीजन का Z कितना था 8, ठीक है, तो KLm, यहाँ पे मैक्सिमम 2, फिर कितने आ सकते हैं 6, तभी 8 होंगे ना, तो मैंने न्यूक्लियस बनाया K शेल, L शेल में 1 2 3 4 5 6, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है, अब वैलेंसी कितनी होगी 4 से ज्यादा। अब इसकी वैलेंसी तो हो गई भाई 4 से ज्यादा, तो मैं क्या बोलूंगी, अगर 4 से ज्यादा हो गई तो मैं से क्या करूंगी 8 में से माइनस करूंगी, क्या करूंगी 8 में से माइनस, मतलब इसके आउटर मोस्ट 4 से ज्यादा है तो इसको 8 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। अब इनके आगे प्लस और माइनस कैसे डिसाइड होता है कि कब चार्ज प्लस आएगा कब माइनस आएगा, जब आप उसे 8 में से माइनस करके निकाल रहे हो तो उसके ऊपर चार्ज आएगा हमेशा माइनस, तो मतलब इसकी वैलेंसी है -2। अभी हमने पीछे सोडियम का किया है, उसमें उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था और हमने उसको किसी से माइनस नहीं किया, तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी सोडियम की +1, क्योंकि हमने माइनस तो किया ही नहीं इसको, जब भी हम माइनस करके निकाल रहे हैं तो वहाँ पे -2 लगा देना, या आप जो भी इसकी वैलेंसी आएगी। जैसे मेरे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो दोबारा से KLm, जल्दी से फीलिंग बता दो, 2 और कितना बनेगा 7 5, 2 और 5, तो अब इसके मेरे पास आ गया 5, तो यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, लेकिन वैलेंसी क्या होगी 8 - 5, क्योंकि 4 से ज्यादा है, = 3 +3 की -3 माइनस करके निकालेगा तो -3 इसकी वैलेंसी हो गई। आई होप आपको वैलेंसी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी डाउन। दूसरा हमारा सपोज मैंने कार्बन लिया, कार्बन में एटॉमिक नंबर कितना था 6, तो KLm, K कितना था 2, L कितना था 4, M तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि इसी में कंप्लीट हो गया, 6 आ गए हमारे। अब L में इसके 4 के बराबर आ गए, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी वो भी 4 ही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर 4 के इक्वल है या 4 से कम है तो उतने ही वैलेंसी रखनी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 से ज्यादा हो गए तो 8 में से माइनस कर देना है और उसके आगे माइनस का साइन भी लगा देना है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +4, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। अब हम बताएंगे कि वैलेंसी तो हमने निकाल ली, अब प्लस और माइनस का क्या। कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं जितने की वो ऑक्यूपाई कर सके। जैसे अगर एग्जाम्पल दें नियॉन का, इसका एटॉमिक नंबर 10 था, तो KLm था ना 2 और 8, M की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। अब L मैक्सिमम कितने ऑक्यूपाई कर सकता है 8, उसमें आ कितने गए 8। तो इस केस में क्या होता है कि जब हमारे आउटर मोस्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाए जितना वो ऑक्यूपाई कर सकता है तो वो बहुत हद से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे अगर मैं तुम्हारे आगे पिज़्ज़ा रख दूँ तो तुम कितने ज़्यादा खुश हो जाओगे ना कि मेरे आगे पिज़्ज़ा पड़ा, उठा के खाना है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे आगे पिज़्ज़ा तो रखा लेकिन उसके आगे मैंने किसी को खड़ा कर दिया, एक वॉल खड़ी कर दी कि तुम्हें इसमें से पार होके आना है तभी तुम्हें पिज़्ज़ा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो तुम क्या करोगे, बड़ी जल्दी जाओगे
स्टेबल होना है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मेरे को खुशी मिलेगी, मेरे को स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो तुम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी कि अब तो मैं लेके रहूँगा खा पी के, तब जाके स्टेबल होगा। तो नोबल गैसेस ऑलरेडी बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टेबल हो गए। तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 0, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। ठीक है, ऐसे हमारे पास आर्गन है। चलो आर्गन का तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आर्गन नोबल गैस है कि नहीं है। चलो अब हम पढ़ाई करें, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आर्गन का तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये होती है नोबल गैसेस, जिनके आउटर मोस्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं जितना कि वो गेन कर सकते हैं, मतलब जितने उनके ऑलरेडी मैक्सिमम होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कुछ अब एलिमेंट्स हैं, अब कुछ एलिमेंट्स हैं, सबके तो आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन आते हैं जितने वो मैक्सिमम ले सकते हैं। जैसे कार्बन का हमने किया, उसमें L में 4 आ रहे थे, लेना तो वो 8 चाहते, लेकिन वो हो तो रहे नहीं थे। सोडियम था, उसमें 1 आ रहा था, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, स्टेबल है वो। अब हम उनको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करवाएंगे। क्या करवाएंगे, स्टेबलाइज करवाएंगे। कैसे? जैसे मेरे पास यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब इसका KLm, इसका KLm, इसका Z था 11, इसका Z था 17 एटॉमिक नंबर। तो 8 2 8 1, इसमें क्या आएगा 2 8 7। अब ये क्या करेगा, इसको तो कितने सारे लेने पड़ेंगे तब जाके 8 होएगा, इसको सिर्फ एक लेना पड़ेगा तब जाके 8 होएगा। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ही निकाल देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो तभी हम कहते हैं इसकी वैलेंसी क्या थी, 1, यानी कि +1। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो ये 18 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। बिल्कुल देखो नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई, स्टेबल हो गया, जितने वो ले सकता था उतनी उसमें आ गए। आउटर मोस्ट में मैंने कहा था ना m मैक्सिमम 8 ले सकता है, यहाँ पे n होता तो यहाँ पे 18 आ जाता है ना। तो अब ये आउटर मोस्ट है तो मैक्सिमम ये 8 ले सकता है, और वो स्टेबल भी हो गया है ना, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, इसकी वैलेंसी आ जाती है -1। माइनस का मतलब ये गेन करता है, ये किसी से गेन करता है। इसी वजह से हमारे एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं, इसी वजह से इनमें बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, और ये पूरे 8 हो गए। इसको Na+ और Cl- बोलते हैं, क्योंकि इसने देखो लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब ये लूज कर देगा तो M तो खत्म ही हो गया, L में मैक्सिमम 8 आ गई, और ये क्या हो गया, बिल्कुल स्टेबल। इसने गेन कर दिया, M में आ गए 8, तो ये भी हो गया स्टेबल। तो आपस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आदान प्रदान करते रहते हैं, किसका, पैसों का ना, इलेक्ट्रॉन्स का। अगर किसी के पास पॉजिटिव वैलेंसी है तो वो देगा, किसी के पास नेगेटिव वैलेंसी है वो लेगा। कितना लेगा, जितनी उसकी वैलेंसी है। जैसे मैंने अभी बताया, जो N था उसकी वैलेंसी -3 थी, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल हो जाएगा। जो मेरे पास एल्यूमिनियम है, इसकी वैलेंसी +3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको वैलेंसी वाला पार्ट क्लियर है कि जिनकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है वो उतना ही देते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं, जिनकी नेगेटिव वैलेंसी होती है वो उतना ही लेते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। फिर अब हमारे पास एग्जाम्पल आएगा आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स का। सो गाइज, अब हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट रहता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। देखो यार, जो आइसोटोप्स होते हैं ना, बेसिकली तुम देखो, जो आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका अटोमिक नंबर बिल्कुल सेम है, बट उनका अटोमिक मास जो है वो यार डिफरेंट है। तो अब ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका अटोमिक नंबर, जैसे आप नीचे देख सकते हो, ये होता है हमारे पास अटोमिक नंबर और ये होता है हमारे पास अटोमिक मास। अब इनमें हमारे पास कौन से एटम्स है, क्लोरीन के एटम्स है। जो क्लोरीन एटम है इसमें हमारे पास ऊपर अटोमिक मास है और नीचे अटोमिक नंबर है। अब यहाँ पे जो हमारे पास अटोमिक नंबर है वो बिल्कुल सेम है, आपको मैंने सीरीज सिखाई है। 17 इसका अटोमिक नंबर होता है, अटोमिक मास एक का है 35, एक का है 37। तो यार ये कई बार मासेस वेरी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमें एक चीज़ देखनी, जो आइसोटोप्स होते हैं इनमें हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिकम डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, मास, डेंसिटी, ये सब चीज़ें जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली इनके मास डिफरेंट है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके मास पे डिपेंड करती है बिल्कुल। और जो
केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अब हमारे पास आते हैं कुछ आइसोटोप्स होते हैं विच आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। बस कुछ आइसोटोप्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है नेचर में, इनमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब सिंस रेडियो एक्टिव बेसिकली क्या होता है यार, रेडियो एक्टिव होते हैं जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं ना उनमें न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अनस्टेबल तो होते ही होते हैं, उनके न्यूक्लियाई के अंदर कौन ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को एमिट करने लग जाते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन 14, आर्सेनिक 74, सोडियम 24, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में। क्या अब हमेशा हार्मफुल ही होंगे, ना जी, ये हमारे कुछ काम भी आ जाते हैं, तभी तो हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ हमारे काम किया हम हमेशा उसी को पढ़ते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इनके काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं। जैसे कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल्स, एक्चुअली दे आर यूज एज फ्यूल्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कितने सारे हमारे पावर प्लांट्स होते हैं जिनमें एनर्जी को जनरेट किया जाता है बाय यूरेनियम 235। जो यूरेनियम 235 है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे, हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 जो है इसको हम बम्बार्ड करवाते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स के साथ। तो न्यूट्रॉन्स ही लेते हैं, उससे हम यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करवाते हैं, मतलब उससे कोलाइड करवाते हैं। तो इससे जो क्या होता है, यूरेनियम का जो न्यूक्लियाई होता है वही टूट जाता है। अगर न्यूक्लियाई टूट गया तो वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेगा, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन भी बोलते हैं, कि जो न्यूक्लियाई है वो टूट जाता है और वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना देता है। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। जब न्यूक्लियर टूटता है ना यार, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं टू बॉयल वाटर। अब बॉयल वाटर से क्या करेंगे, स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, और जो स्टीम होगी वो अल्टीमेटली टर्बाइंस को मूव करवाएगी और हमारी क्या जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस वॉज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और भी है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, लाइक दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दे आर यूज्ड एज बेसिकली द ट्रेसर्स, ताकि जो ह्यूमन में ट्यूमर्स होते हैं उसमें दे आर यूज्ड एज ट्रेसर्स। ऑल्सो दे आर यूज्ड एज आइसोटोप्स फॉर डिटरमाइनिंग द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो ह्यूमन में थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या जरूरत है, कि क्या उसमें कोई डिजीज गॉइटर तो नहीं हो। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन। अगर उसकी थोड़ी बहुत हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाती है, अगर थायराइड ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, कम थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से इट लेड टू सम डिजीजेस। और उन डिजीज जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है बेस्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, जैसे गॉइटर का कोई डिजीज हो जाता है विच इज़ बेसिकली ड्यू टू द थायराइड ग्लैंड एफिशिएंसी, उसकी नहीं अच्छी हो पाती, जिसकी वजह से वो होता है, जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम यूज़ करते हैं, और उससे हमारे कोई डिजीज़ भी पता लग जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। नाउ वील मूव टू आइसोबार्स वाला पार्ट। आइसोटोप्स जो होते हैं वो आइसोबार से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि आइसोबार्स में हमारे पास एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। एक आर्गन है, एक कैल्शियम, अगर तुम्हें मेरी सीरीज पता, और यहाँ पे एलिमेंट्स दोनों क्लोरीन थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास हमारे पास सेम होता है। तो यार जल्दी से बता दो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी या नहीं। ऑब्वियसली यार फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही होंगी ना। क्यों? क्योंकि उनके मास सेम है यार। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मास, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी एंटायरली डिफरेंट। अब उसके बाद हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक बचता है एवरेज एटॉमिक मास का। तो जो एवरेज एटॉमिक मास है इसमें हमारे पास क्या होता है, आपको दो एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास जो है वो अलग है। मतलब ये कौन से हैं, आइसोटोप्स के आइसोबार्स, आइसोटोप्स। तो अब ये जो आइसोटोप्स हैं ब्रोमीन का और ये भी ब्रोमीन का, ये अर्थ में पाया जाता है 49.7% और ये अर्थ में पाया जाता है 50.3%। उन्होंने बोल दिया इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल के बताओ। हमने कहा ठीक है निकाल देते हैं। हमने क्या किया, इसका एटॉमिक मास लिया, उसको इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज को 100 आया, प्लस कर दिया इसका आइसोटोप का मास लिया और इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया। तो जो फाइनल आंसर आया इट वाज इट्स एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। आपका वन शॉट में पूरा चैप्टर मैंने कवर करवा दिया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो। और ये एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आ गया होगा, इसका जल्दी से आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।